बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ट्रांसलेटर के मुतालिक तफसील से बताने वाला हूं। ट्रांसलेटर क्या है, ये क्या काम करता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और उनके दरमियान क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांसलेटर के बारे में बताता हूँ। ट्रांसलेटर का मतलब है मुतरजम। ये ट्रांसलेट करता है एक कोड को दूसरे कोड के अंदर। मुतरजम का काम है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर कोड को कन्वर्ट कर दे। ये ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म, जो कि ऑब्जेक्ट कोड कहलाती है। यहाँ पे दो चीजों का तज़किरा हुआ है, पहला सोर्स कोड का, दूसरा ऑब्जेक्ट कोड का। दोनों क्या हैं उसको डिटेल से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर चीजों को एक्सप्लेन करूं, उससे पहले मैं आपको रियल लाइफ के अंदर इसकी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको कंप्यूटर के अंदर चीजों को समझने में आसानी रहेगी। मिसाल के तौर पे दो मुख्तलिफ लोग जो दो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, वो एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं तो वो एक दूसरे की ज़ुबान को ही नहीं समझते, तो एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक पर्सन जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है और एक दूसरा पर्सन जिसकी लैंग्वेज अरेबिक है। इंग्लिश वाला पर्सन इंग्लिश के अंदर बोलता है, उसको अरेबिक की समझ नहीं आती। अरेबिक वाला जो पर्सन है वो अरेबिक बोलता है, उसको इंग्लिश की समझ नहीं आती। इन दोनों ने आपस में अगर बात करनी है तो इनको एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो दोनों लैंग्वेजेस को बोलता और समझता हो। वो इंग्लिश पर्सन से इंग्लिश के अंदर सुन के अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट कर देगा और अरेबिक वाले पर्सन से अरेबिक के अंदर बात को सुन के इंग्लिश वाले पर्सन के लिए इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर देगा। तो जिस तरह से मुख्तलिफ सफीर एक दूसरे मुल्कों के अंदर जाते हैं और वहां पे जाके अपनी लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, दूसरे मुल्क की लैंग्वेज को नहीं समझते, तो अपने साथ एक मुतरजम को लेके जाते हैं ताकि वो मुतरजम उनकी बात को दूसरे मुल्क की लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सके और इसी तरीके से उस मुल्क की लैंग्वेज को सुन के इसके लिए उसका तर्जमा करके इसके अंदर कन्वर्ट कर दे। तो आम लाइफ के अंदर आपको मुतरजम की जरूरत पड़ती है। अगर आप एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते तो आपको वहां पे मुतरजम की जरूरत पड़ सकती है। तो मुतरजम ऐसा पर्सन, ऐसा थर्ड पार्टी रिसोर्स है जो दोनों लैंग्वेजेस को समझता है और दोनों लैंग्वेजेस के अंदर एक दूसरे की बात को ट्रांसलेट कर सकता है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, 0 और 1। कंप्यूटर इसके अलावा कोई और लैंग्वेज को नहीं समझता, जबकि हम लोग जो कोड लिखते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हम अपना सारे का सारा जो कोड है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की तरह पे लिखते हैं जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, जबकि कंप्यूटर 0-1 को समझता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमें समझने में दुश्वारी होती है, दिक्कत होती है। हमें एक ऐसे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी जो दोनों लैंग्वेजेस को समझता है। हमारी लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दे और मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को हमारी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो सोर्स कोड क्या है? रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज। ऐसा कोड जो हमारी लैंग्वेज के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है, उस कोड को सोर्स कोड कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट कोड है जो रिटन इन मशीन लैंग्वेज के अंदर है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज 0-1 फॉर्म के अंदर मौजूद होगा, वो बाइनरी लैंग्वेज कहलाएगी। अब मसला यहाँ पे ये है कि जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता और हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझते, तो हमें यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। सोर्स कोड जो लैंग्वेज के अंदर आप कोड लिखते हैं, जो फाइल आपके पास होती है जिसमें कोड लिखा होता है, हमारे केस के अंदर .cpp है या .c है, और हमें जरूरत पड़ेगी एक ट्रांसलेटर की जो ट्रांसलेट करेगा हमारे कोड को मशीन रीडेबल के अंदर। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? वो
मशीन रीडेबल कोड है जो कि .obj की फाइल होती है। यहाँ पे ऐसा कोड जो 0 1 के अंदर लिखा हुआ है, 0 और 1 के अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं लिखा, जबकि यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेटर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल के अंदर और मशीन रीडेबल को कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। तो ये मेन काम आपका जो ट्रांसलेटर है वो कर रहा होता है। तो ट्रांसलेटर की कितनी फॉर्म्स हैं और वो किस फॉर्म के अंदर कौन सा काम करता है ये अब देखते हैं हम। ट्रांसलेटर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। नंबर 1 असेंबलर। ट्रांसलेटर असेंबलर की फॉर्म के अंदर हो सकता है। असेंबलर क्या करता है, वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को कन्वर्ट कर देता है इनटू मशीन लैंग्वेज के अंदर। और असेंबली लैंग्वेज मिडिल लेवल की लैंग्वेज है, इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हाई लेवल वाले थे और ज्यादातर जो काम था वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही था। ये असेंबली लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर की तैयारी के लिए यूज होती है और बहुत ज्यादा हार्डवेयर लेवल के ऊपर इसको यूज किया जाता है, इतनी ज्यादा पॉपुलर ये नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसलेटर है वो कंपाइलर की फॉर्म के अंदर हो सकता है। सी प्लस प्लस, पाइथन, ये तमाम के तमाम जो ह्यूमन लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, ये कंपाइलर को यूज करते हैं। ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। और इंटरप्रेटर कौन सी लैंग्वेज के अंदर यूज होता था, ये बेसिक लैंग्वेज के अंदर, GW बेसिक और इसी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी इंटरप्रेटर ही इस्तेमाल होता था। तो ट्रांसलेटर 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। ये असेंबलर की फॉर्म के अंदर हो सकता है, ये कंपाइलर की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है और ये इंटरप्रेटर की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से एरर्स हैं और कौन से एरर्स हमारा जो सी का जो कंपाइलर है वो इसको डिटेक्ट करेगा। हम क्योंकि सी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं और उसके अंदर कंपाइलर यूज होता है, तो कंपाइलर क्या काम करता है, कौन से एरर्स को देखता है। 2 तरह के एरर्स हैं। पहला सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर कौन से होते हैं, सिंटैक्स एरर ऐसे एरर जो आपके कोड के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से क्या मुराद है, ग्रामेटिकल मिस्टेक से मुराद आपने कोई सेमीकोलन नहीं लगाया, आपने कोई ग्रामर की मिस्टेक कर दी, आपने कोई कैपिटल ए और स्मॉल ए का फर्क नहीं रखा। सी का जो कंपाइलर है बहुत सेंसिटिव है, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए के अंदर फर्क करता है। इसी तरीके से आप अगर कोई और मिस्टेक करेंगे जो कि ग्रामर की मिस्टेक है, वो आपका जो कंपाइलर है उसको डिटेक्ट करेगा, उसको हाईलाइट करेगा, उसको बताएगा कि यहाँ पे ये आप मिस्टेक कर रहे हैं। जिस तरीके से किसी भी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उर्दू लैंग्वेज के अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर, किसी और लैंग्वेज के अंदर आप उस लैंग्वेज की ग्रामर को सामने रखते हुए आप उसके मुताबिक काम करते हैं, उसके अंदर सेंटेंसेस को लिखते हैं, ग्रामर की मिस्टेक नहीं करते। और अगर कहीं पे कोई ग्रामर की मिस्टेक होती है तो फौरन पता चल जाता है। इसी तरीके से आपका जो सी का कंपाइलर है वो तमाम के तमाम एरर्स को हाईलाइट करेगा जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे। C++ या सी का जो कंपाइलर है वो लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट नहीं करेगा। लॉजिकल एरर्स या रन टाइम एरर्स कौन से होते हैं, लॉजिकल एरर्स या रन टाइम एरर्स वो होते हैं जो यूजर की तरफ से उसके फार्मूलाज के अंदर वो प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो सकती हैं। जहां पे प्लस आना था आपने माइनस लगा दिया तो इसका रिजल्ट्स के ऊपर तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन कंपाइलर इस एरर को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, इसको ना डिटेक्ट करेगा। जितने भी यूजर की तरफ से मिस्टेक्स होंगी उसके फार्मूलाज के अंदर, को प्लस माइनस है, को मल्टीप्लाई का सिंबल, आपने डिवाइड का सिंबल यूज कर दिया, तो इन तमाम एरर्स को आपने खुद ही आपने आइडेंटिफाई करना होता है और उसको डिटेक्ट करना होता है। रिजल्ट्स की बुनियाद के ऊपर हम लोग इसको देखते हैं कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है। दूसरी किस्म का एक और एरर है जो रन टाइम के ऊपर आ जाता है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि आपने किसी जगह के ऊपर 100 को डिवाइड कर दिया 0 के ऊपर, तो इस तरह की सूरत हाल में जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट्स हैं वो अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। लॉजिकल एरर्स के अंदर रिजल्ट्स कुछ भी आ सकते हैं, उसका दारोमदार
उसकी नौयत के ऊपर है, वो किस किस्म का एरर है। जबकि सिंटैक्स एरर है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, वो प्री डिफाइंड चीजें होती हैं, उनको उसके मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाता है, तो सिंटैक्स एरर नहीं आएंगे। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर जो डिफरेंसेस हैं और उनके कंपैरिजन क्या हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को एट वंस, सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही दफा ये ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर उसके मुकाबले में एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर तमाम के तमाम एरर्स को काउंट करता है और उनको डिस्प्ले कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर सिर्फ एक सिंगल लाइन के अंदर ही जो एरर है उसको डिस्प्ले करेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ, यहाँ पे इसकी फर्स्ट लाइन के अंदर ये जो रेड मार्क आपको नजर आ रहा है, आप इसको एरर तस्वर कर लें और इस वक्त इसके अंदर 3 एरर हैं और यहाँ पे भी इसके अंदर मैं 3 एरर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बना देता हूँ। फर्क देखते हैं। अब देखें कंपाइलर जब इसको कंपाइल करेगा इस प्रोग्राम को, तो वो 3 एरर कैलकुलेट करके बता रहा होगा कि पहला एरर पहली लाइन के ऊपर है, दूसरा एरर तीसरी लाइन के ऊपर है और तीसरा एरर 7th लाइन के ऊपर मौजूद है। जबकि अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर के अंदर भी 3 एरर हैं, लेकिन इंटरप्रेटर ने पहली लाइन को ट्रांसलेट करने की कोशिश की और उसके अंदर एरर आ गया, तो उसने वहीं पे ही रुक जाना है और उसने आगे मूव ही नहीं करना। वो बताएगा कि पहली लाइन के अंदर एरर है, जब तक आप इस एरर को रिमूव नहीं करते वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन को पड़ेगा ही नहीं। तो इसके मुकाबले में कंपाइलर ने पूरे के पूरे 8 की 8 लाइंस को कंपाइल करने की कोशिश की। जहां जहां एरर थे, जो एरर थे उसने तमाम के तमाम एरर्स बता दिए और उसके मुकाबले में इंटरप्रेटर आगे मूव नहीं कर रहा। फिर है कंपाइलर जनरेट .obj फाइल। कंपाइलर जब कंपाइल करता है पूरे प्रोग्राम को तो एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। ऑब्जेक्ट फाइल .obj एक्सटेंशन के साथ आती है। इसका नेम वही होता है जो आपके प्रोग्राम का नेम होता है। इसके मुकाबले में जो इंटरप्रेटर है वो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसकी रीजन आगे हम देखते हैं। कंपाइलर है वो ऑब्जेक्ट फाइल को एक दफा कंपाइल करता है, कंपाइलर रन करता है ऑब्जेक्ट फाइल को कंपाइलेशन के बाद, जबकि जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट साथ साथ कर रहा होता है और लाइन बाय लाइन कर रहा होता है। कंपाइलर जनरेट एक्जी फाइल, कंपाइलर एक्जी फाइल को जनरेट करता है जिसकी एक्सटेंशन .exe होती है और उसका नेम वही होता है जो आपकी सोर्स फाइल का नेम होता है। जबकि इसके मुकाबले में जो इंटरप्रेटर है वो एक्जी फाइल को जनरेट नहीं करता। जो कंपाइलर है वो एक दफा कंपाइलेशन के बाद मल्टीपल टाइम आप उसको रन कर सकते हैं, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर आपको कंपाइल और रन इकट्ठा करना पड़ता है और हर दफा करना पड़ता है। ना उसके अंदर ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, ना उसके अंदर एक्जी फाइल बनती है। कंपाइलर के केस के अंदर आप एक्जी फाइल को बाद में बगैर कंपाइल किए हुए डायरेक्टली उसके ऊपर डबल क्लिक करके रन कर सकते हैं, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर तो सिरे से कोई एक्जी फाइल बनती ही नहीं है। तो हमारे पास इसको रन करने के लिए प्रोग्राम की ही जरूरत पड़ती है। जो कंपाइलर है वो उसके अंदर जो एक्जी फाइल है वो आप किसी और सिस्टम के ऊपर लेके जा सकते हैं, जबकि इंटरप्रेटर के केस के अंदर आपके पास एक्जी फाइल मौजूद ही नहीं होती, किसी और सिस्टम के ऊपर लेके जाने की तो जरूरत ही नहीं है। इंटरप्रेटर के केस के अंदर आपको सोर्स फाइल देनी पड़ती है और सोर्स फाइल को कंपाइल और रन इकट्ठा करना पड़ता था, जबकि कंपाइलर के केस के अंदर आप अपने प्रोग्राम को रन करके उसकी एक्जी जनरेट करके किसी पर्सन को एग्जीक्यूटेबल फाइल दे दें, अपने सोर्स कोड को देने की जरूरत नहीं है, उसको एक्जी फाइल दे दें और उसको देख ले कि आपने क्या काम किया है, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। जबकि इंटरप्रेटर के केस के अंदर तो एक्जी फाइल होती ही नहीं है, आपको पूरे का पूरा सोर्स कोड देना पड़ता है। ये थे कुछ कंपैरिजन कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान। अब देखते हैं कि जो जावा लैंग्वेज है
वो क्या यूज करते हैं, वो कंपाइलर यूज करता है या वो इंटरप्रेटर यूज करता है। अक्सर का सवाल पूछ लिया जाता है जावा के अंदर कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है, तो उसका आंसर ये है कि जावा ना कंपाइलर यूज करता है ना इंटरप्रेटर यूज करता है, बल्कि दोनों के जो अच्छे फीचर्स हैं दोनों को कंबाइन करके उसने जावा वर्चुअल मशीन एक अपनी अलग से जेवीएम बनाया होता है, वो उसको यूज करता है। और जेवीएम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन किसी भी सिस्टम के ऊपर जब आप जावा को इंस्टॉल करते हैं तो उस सिस्टम के हार्डवेयर के मुताबिक उसकी कंपैटिबिलिटी के हवाले से एक वर्चुअल मशीन अलग से वहां पे क्रिएट हो जाती है और सारे का सारा जो काम है वो जेवीएम के थ्रू से वो होता है। जेवीएम जनरेट करता है बाइट कोड फाइल जो कि सिमिलर होती है ऑब्जेक्ट फाइल की तरह, और ऑब्जेक्ट फाइल नहीं होती लेकिन सिमिलर है ऑब्जेक्ट फाइल की, और एक्जी फाइल भी इसके अंदर नहीं होती जिस तरह से कंपाइलर बनाता है। जावा के अंदर जेवीएम होता है और यही वजह है तो हर प्लेटफॉर्म हर हार्डवेयर के ऊपर इजीली इंस्टॉल हो जाता है और इजीली उसके साथ काम किया जा सकता है। जावा की जेवीएम फीचर की वजह से जावा को तमाम लैंग्वेजेस के ऊपर एडवांटेजेस हासिल हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।